हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड चल रहा है बच्चों। और आज हम यहां पर गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, तीनों समीकरण की निष्पत्ति करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी प्रथम समीकरण पूछ दिया जाता है, द्वितीय समीकरण या तृतीय समीकरण। सबसे पहले समझो गति का समीकरण है क्या। जब कोई वस्तु गति करता है बच्चों तो उसमें वेग होता है, ये सबको पता है। वेग होगा, उसकी स्थिति होगी कि कहीं पर वो स्थित है। समय के साथ वो अपना स्थान भी बदलेगा, तो जब उसका स्थान परिवर्तित होगा तो उसका वेग बदलेगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे मैं कहता हूँ किसी वस्तु का स्थिति यहाँ पर है, ए बिंदु पर स्थित है ना, मतलब यहाँ पर वो स्थित है और टाइम कितना है, 0 है। और जैसे ही गति करना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग भी 0 है। और बच्चों यहाँ पर कुछ समय पश्चात यहाँ पर पहुँचा तो ये टाइम t हो गया, तो उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तब उसके वेग में परिवर्तन हुआ, और जब वेग में परिवर्तन हो गया तो त्वरण उत्पन्न हो गया। यानी किसी वस्तु की स्थिति थी कहीं पे, सही है कि नहीं, समय के साथ वो परिवर्तित हो रहा है, उसका वेग बदल रहा है और त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो किसी वस्तु के स्थिति, समय, वेग और त्वरण को हम एक संबंध के रूप में स्थापित कर दें तो वह जो समीकरण होता है बच्चों आपका गति का समीकरण कहलाता है। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला जो समीकरण होता है v बराबर v0 प्लस at, ठीक है। दूसरा समीकरण s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ पर v0 आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है। कुछ बुक में u रहता है तो परेशान मत होना बच्चों। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2at। ये तीनों समीकरण आप एक ही वीडियो में समझेंगे और समीकरण यहां पर आपको निकालना है। साथ में जो ग्राफी विधि से समीकरण है उसको अगले लेक्चर में करा दूंगा। तो सबसे पहले प्रथम समीकरण के लिए बच्चों कि माना कोई वस्तु है, एक समान त्वरण से गतिमान है। एक समान त्वरण क्या है कि भाई समान समय अंतराल पर उसका जो वेग है वो समान रूप से परिवर्तित होता है। जैसे मैं कहता हूं कि 5 मिनट पर वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, अगले 5 मिनट पर फिर से 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, फिर अगले 5 मिनट पर फिर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो मतलब जब उसका वेग समय के साथ नियत रहता है, मतलब उसी हिसाब से परिवर्तित होता है जितना पहले से वो चल रहा है, तब उसका जो बच्चों जो गति कहलाता है वो एक समान त्वरित गति कहलाता है। तो वो एक समान त्वरित गति है, मतलब उसका त्वरण स्मॉल a है। प्रारंभिक में यानी टाइम जब 0 है तो उसका वेग भी 0 है, और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब आप लोगों को पता होगा कि त्वरण क्या है बच्चों। त्वरण किसे कहते हैं, वस्तु का त्वरण क्या है, वस्तु का त्वरण है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहां पर आप लिखेंगे वस्तु का त्वरण, किसका, वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण होता है बच्चों वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहां पर लिखें आप लोग वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब यहां पर वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग भी 0 है, ठीक है। और समय अंतराल मतलब अंतिम समय t है, अंतिम समय क्या है, t है, और प्रारंभिक समय t बराबर कितना है, 0 है, ठीक। तो यहां पर आप लोग देखो कितना निकल कर आएगा, a बराबर v माइनस v0 अपान t। अब बच्चों यहाँ पे 0 को कोई मतलब नहीं है, यदि इसको पक्षांतर कर दें तो आपका आ जाएगा at बराबर v माइनस v0, या करके v0 इधर पक्षांतर कर दो तो v बराबर v0 प्लस at, ठीक है। यही आपका बच्चों समीकरण प्रथम आ चुका है, गति का प्रथम समीकरण। बस खत्म कहानी, यही गति का पहला समीकरण है। तो नीचे हम लिख भी सकते हैं यही गति का पहला समीकरण है, यदि गति का पहला समीकरण है। तो इस तरीके से आप पहला समीकरण क्लियर कर लिए, दूसरा समीकरण भी आसान हो जाएगा। चीजें यहां तक क्लियर है बच्चों। माना कोई एक समान त्वरण से कोई वस्तु गतिमान है, टाइम 0 पर उसका वेग भी 0 है, कुछ समय पश्चात उसका वेग भी हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक आपका
जो वेग था v0 था और कुछ समय बाद वेग भी हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण क्या कहता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समय अंतराल मतलब अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, बस इतना। आगे पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देखो बच्चों, दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे? जो पहला समीकरण था वो आपके वेग के लिए था, दूसरा समीकरण जो होता है वो विस्थापन के लिए होता है। यानी जैसे हमने कहा कि वस्तु प्रारंभिक वेग से गति करना शुरू किया, कुछ समय पश्चात वो कुछ दूरी तक तय किया, तो कहीं ना कहीं उसका एक विस्थापन उत्पन्न होगा, अर्थात अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी निकल कर आएगी, तो आपका विस्थापन निकल कर आएगा। तो विस्थापन के लिए हम दूसरा समीकरण प्रयोग करते हैं। बाकी सारा चीज वही है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है बच्चों, t बराबर 0 जब समय है तो उसका प्रारंभिक वेग भी 0 है और कुछ समय पश्चात उसका अंतिम वेग भी हो जाता है, और उस समय पर वस्तु का कुल विस्थापन कितना होता है? ऐसा होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको यह समझना है कि वस्तु का औसत वेग क्या होता है। बताओ जरा, वस्तु का औसत वेग क्या होता है? वस्तु का औसत वेग, औसत वेग का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी वी एवरेज। यानी जितने भी वेग हैं, हमारे पास दो वेग हैं, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग, और बटे में आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या। अब विस्थापन का सूत्र क्या होता बच्चों? औसत वेग गुणे समय अंतराल, औसत वेग गुणे समय अंतराल। तो मैं आपसे कह दूं कि यहां से विस्थापन बताओ, इसलिए कुल विस्थापन, कुल विस्थापन एक एक फार्मूला तैयार करना पड़ता है तभी क्लियर हो पाएगा। आप सोचोगे कि एक लाइन में, तो कभी नहीं होगा बच्चों। कुल विस्थापन का फार्मूला होता है कि औसत वेग, आपका औसत वेग कितना है, ठीक है, और बच्चों समयांतराल, ठीक है, औसत वेग गुणे समयांतराल। अब देखिए विस्थापन को एस से दर्शाते हैं। औसत वेग हमने निकाला कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब दो हमारे पास वेग थे, दोनों को जोड़ दिया और दोनों का भाग दे दिया हमने। फिर इनटू में बच्चों समय अंतराल, अंतिम समय t था और प्रारंभिक समय 0 था, यही तो हमारा समय अंतराल है। अब बच्चों इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, या कि यहां पर आप ऐसा कर दो, 0 हटा दो, 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो v0 प्लस v बाई 2 हो गया और इंटू टी हो गया। अब आप प्रथम समीकरण तो सबको पता होगा कि चूंकि गति का प्रथम समीकरण, चूंकि गति का प्रथम समीकरण, चूंकि गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण क्या है बच्चों? v बराबर v0 प्लस ए टी, यही है ना, v अंतिम वेग है, ठीक है। तो इसको यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो s बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? यहां पर अपना आ जाएगा v0, तो v0 प्लस v के जगह क्या रखोगे बच्चों आप? v0 प्लस ए टी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू टी। कहानी आगे चलने दीजिए, बस आपका समीकरण निकलने ही वाला है। तो v0 v0 2v0 आ जाएगा प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। अब देखिएगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और v0 का t से तो v0 t हो जाएगा। यहां पे 2 से 2 नहीं कटेगा तो 1/2 a है तो a, t एक और गुणा होगा t स्क्वायर हो जाएगा। यही गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों, यही गति का दूसरा समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण है। इस प्रकार से आप गति का प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आपका गति का तृतीय समीकरण, जो कि दोनों समीकरण से करेंगे, माना वही चीज आप लिख सकते हो, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। मैंने कहा था बच्चों तीनों समीकरण एक साथ करेंगे, इसलिए तीनों समीकरण एक साथ से हम कर रहे हैं। अब गति के प्रथम समीकरण से, 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 गति का प्रथम समीकरण क्या बच्चों? v बराबर v0 प्लस ए टी। यहां तक क्लियर है? यहां से मैं t का मान निकालना चाहता हूं, तो v माइनस v0 कर सकता हूं बराबर ए टी। एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा? v माइनस v0 बटा ए। ये मेरे पास t का मान निकल कर आया है,
गति के प्रथम समीकरण से मैंने निकाला, तो ये अब मेरे पास t का मान निकल कर आ गया। अब चूंकि आप लोगों को विस्थापन तो पता ही है, विस्थापन सबको पता है। विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन क्या होता है? औसत वेग गुणे समय अंतराल, औसत वेग गुणे समय अंतराल। देखो विस्थापन को s से दर्शाते हैं। औसत वेग मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2, ये आपका औसत वेग है। और समय अंतराल t का मान ये आपका v माइनस v0 बटा 2। बस खत्म कहानी, इतने में हमारा समीकरण कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पर s तो s, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर v है ना और v है, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का, ये माइनस है ना तो माइनस के साथ v0 स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर, जो भी करना है। और ये आपका a था, यहां पर आप देखो a है ना, तो a है तो आपका हो जाएगा 2a। पक्षांतर कर दो बच्चों, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। पक्षांतर कर दो तो बचेगा v स्क्वायर बराबर, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय समीकरण है। गति का कौन समीकरण है? तृतीय समीकरण। तो गति का तीनों समीकरण कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा है नहीं। गति का तीसरा समीकरण बिल्कुल शाब्दिक रूप से बहुत ही आसानी से हो गया। ये आपका एकदम नॉर्मल बीट था। अब हम आपको बच्चों एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफी माध्यम से गति का तीनों समीकरण कराएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, वो कहना चाहूंगा कि यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।